एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी, तीन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और तीन अलग आर्टिकल्स। अगर आप एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी में डिफरेंस कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकते तो यूपीएससी आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में गलती करवा सकता है। तो आज का वीडियो सिर्फ फैक्ट्स नहीं है बल्कि कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं थिंक पॉलिटी यूपीएससी। ये एक पीवाईक्यू है, 2012 में पूछा गया था। एनसीएसटी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए, विच रेफरेंस टू द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्टेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट हैज़ पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, इट हैज़ पावर ऑफ सिविल कोर्ट while investigating matters, its recommendations are binding on the government. So which of the following statements are correct? वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर सोचिए। क्या ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन 2012 का है। उस समय की यूपीएससी का लेवल और आज के समय की यूपीएससी का लेवल बहुत ही अलग है। तो क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला है तो क्वेश्चन पढ़ने का भी तरीका हमें बदलना होगा। ये 2020 का एक क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट सबमिट्स रिपोर्ट डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। ये भी क्वेश्चन आज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और यही ईयर था जिसके बाद से यूपीएससी ने मेजर शिफ्ट किया है अपने क्वेश्चन पूछने के तरीके में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है। आप इसको वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोचिए। लेकिन यूपीएससी आज के टाइम पे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या ट्रैप्स वो लगा सकता है, इसको जानने के लिए पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए एक टेबल के माध्यम से हम तीनों बॉडीज़ के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर एनसीएससी के बारे में लिखा गया है, यहाँ एनसीएसटी के बारे में लिखा गया है और यहाँ एनसीबीसी के बारे में लिखा गया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्चुअल हैं, उसको आप बस एज इट इज़ देखते चलिएगा। मेरा काम है जहाँ पे यूपीएससी आपको फंसा सकता है उन सब चीज़ों के बारे में बताना। एक पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए जिसमें जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा बताई जाएँ, जहाँ भी आप फंस सकते हैं उसको नोट कीजिए। और हाँ, आगे आने वाले प्रैक्टिस एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यू हैं, अगर आपने उनको सॉल्व कर लिया तो आपका क्वेश्चन एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी से कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए, एनसीएससी आर्टिकल 338 में मेंशन्ड है, एनसीएसटी 338 ए में मेंशन्ड है और एनसीबीसी 338 बी में मेंशन्ड है। ये ए बी आप जानते हैं, जब भी कैपिटल लेटर्स में आते हैं ये तभी आते हैं जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कोई चीज़ आर्टिकल जोड़ी जाती है। तो आप देखिए कि एनसीएससी जो है ये जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है आर्टिकल 338 तब से है, और एनसीएसटी जो है 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा जोड़ा गया और एनसीबीसी जो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 के द्वारा जोड़ा गया। ये बहुत ही रिसेंटली जोड़ा गया है। पहले एनसीबीसी क्या हुआ करता था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करता था। क्या होता था? स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करता था। लेकिन 2018 के बाद ये क्या हो गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया है। एनसीएससी पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था। तो क्या एनसीएसटी भी पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था? नहीं, एनसीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना 2003 में। इसके पहले ये क्या हुआ करता था, इसके पहले ये दोनों बॉडी एक साथ काम किया करते थे। आर्टिकल 338 के अंदर ही दोनों बॉडी एक साथ काम करते थे। लेकिन 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 से द्वारा एनसीएसटी को अलग कर दिया गया, एक अलग बॉडी बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में क्या हुआ था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ये दोनों बॉडीज एक साथ काम करती थी। आर्टिकल 338 क्या कहता था? 338 प्रेसिडेंट को एक पावर देता था कि वो एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करे। किसके लिए? प्रोटेक्शन ऑफ एससी एंड एसटी के लिए। तो सिंगल ऑफिसर अपॉइंट होता था इनके प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन फिर आया 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 65th ये कब आया? 1990 में आया। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा ये जो सिंगल स्पेशल ऑफिसर होता था इसको हटा करके एक मल्टी मेंबर कमीशन की स्थापना की गई। अब एक ऑफिसर नहीं था, अब मल्टी मेंबर ऑफिसर थे इन दोनों कमीशंस के लिए। ठीक है, तो इन दोनों कमीशंस के मतलब सिंगल एक ही साथ काम करते थे लेकिन वो मल्टी मेंबर बॉडी बन गया। और 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में हुआ तो एनसीएसटी को एनसीएससी से अलग कर दिया गया। ये एक सेपरेट बॉडी बन गई, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। एनसीबीसी पहले किसी के अंदर भी नहीं था, ये एक अपना अलग ही स्टैट्यूटरी बॉडी होता था। इस अमेंडमेंट के साथ इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया।
और देखिए इनका अपॉइंटमेंट, इन तीनों बॉडीज़ का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करते हैं। ध्यान रखिएगा इनके अपॉइंटमेंट में किसी तरह की कोई सिलेक्शन कमिटी नहीं होती है। जो भी गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, जो भी कैबिनेट रिकमेंड करती है, उसी का नाम प्रेसिडेंट अपॉइंट कर देते हैं तीनों बॉडीज़ का। कंपोजिशन देखिए, एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 3 अलग मेंबर्स होते हैं। तीनों का कंपोजिशन सेम है, तीनों में एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स होते हैं। तो अब यूपीएससी आपको कहाँ फँसाएगा? यूपीएससी यहाँ फँसाएगा, पूछेगा वो आपसे कि क्या ये जो कंपोजिशन है, मतलब टोटल 5 मेंबर्स हो रहे हैं, तो क्या इस कमीशन में हमेशा से 5 मेंबर हुआ करते थे? तो उसका जवाब है नहीं, हमेशा से 5 मेंबर नहीं हुआ करते थे। जब 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, उस समय इसमें 7 टोटल पर्सन हुआ करते थे, जिसमें से एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 5 मेंबर्स हुआ करते थे। लेकिन जब 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, तो जब इन दोनों बॉडीज़ को सेपरेट किया गया, तब से इसमें क्या होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और 3 मेंबर्स होते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा से ये 5 मेंबर की टोटल 5 मेंबर्स की बॉडी नहीं रही है। पहले ये 7 मेंबर्स की टोटल बॉडी हुआ करती थी, अभी ये टोटल 5 मेंबर्स की बॉडी है। अब देखिए यूपीएससी आपको कहाँ ट्रैप करता है, इन्हीं कंपोजिशन में वो ट्रैप करेगा। वो आपसे ये पूछेगा कि इसके जो चेयरमैन होते हैं वो ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि वो चेयरमैन इसी कास्ट से होने चाहिए, मतलब एससी का एससी से होना चाहिए, एसटी का एसटी से। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई चीज़ नहीं बताता है। यूजुअली जो परंपरा चलती आ रही है उस हिसाब से कमीशन का चेयरमैन उसी कास्ट से होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्राइटेरिया मेंशन नहीं है। तो अभी का जो कॉम्पोजिशन चल रहा है, जो प्रेजेंट में कॉम्पोजिशन चल रहा है, इसमें जो टोटल 5 लोग हैं, उनमें से कम 2 लोग उसी कास्ट से होते हैं जिसका वो कमीशन है। मतलब अगर आप देखोगे तो एससी एनसी एससी में 2 लोग एससी कैटेगरी से होने ही होने वाले हैं, और साथ ही साथ एक महिला मैंडेटरी है, एक महिला होनी अनिवार्य है, होना ही होना है। तो एक महिला है और 2 उसी कैटेगरी के कास्ट से होने अभी इस फिलहाल अभी कंपोजिशन में ऐसा ही चल रहा है। तो देखिए टेन्योर एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो ये कौन डिसाइड करता है? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं तीनों बॉडीज़ के। ध्यान रखिएगा ट्रैप यहाँ पर हो सकता है कि पार्लियामेंट लिख देगा, नहीं, पार्लियामेंट नहीं डिसाइड करता है, न टेन्योर न कंडीशन, ये सिर्फ प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और अभी जो चल रहा है अभी उनका टेन्योर 3 ईयर्स का है। तीनों बॉडीज़ के चेयरमैन या मेंबर्स या वाइस चेयरमैन का जो भी टेन्योर है वो 3 साल का है। तो ये जो टेन्योर 3 साल का इनका फिक्स किया गया है, ये जब 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, जब एनसीएसटी को अलग किया गया था, उसी के बाद नए रूल्स फ्रेम किए गए थे, और नए रूल फ्रेम करने के बाद इनका टेन्योर 3 ईयर किया गया। अगला देखते हैं, रिपोर्ट ये किसको सबमिट करेंगे? रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में टेबल करते हैं तीनों बॉडीज़ का। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ट्रैप क्या हो सकता है, यहाँ पे ट्रैप ये देगा कि रिपोर्ट डायरेक्टली पार्लियामेंट को सबमिट करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। डायरेक्टली नहीं होता है, पहले प्रेसिडेंट को देंगे और प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में टेबल करेंगे। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी स्टेट के मैटर में कोई रिपोर्ट देते हैं ये तीनों बॉडीज़, तो वो रिपोर्ट डायरेक्टली गवर्नर को नहीं देंगे, गवर्नर को डायरेक्टली नहीं देंगे। अगर कोई स्टेटमेंट में दे दिया कि स्टेट से रिलेटेड जो रिपोर्ट होते हैं वो ये कमीशन डायरेक्टली गवर्नर को देते हैं, जी नहीं, रिपोर्ट हमेशा हमेशा के हमेशा प्रेसिडेंट को ही देंगे। प्रेसिडेंट अपने माध्यम से उसको गवर्नर को सबमिट करेंगे और गवर्नर उसको टेबल करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो रिपोर्ट चाहे सेंटर से रिलेटेड हो या स्टेट के रिलेटेड हो, सबमिट हमेशा किसके साथ होगा? प्रेसिडेंट के पास। अगला देखिए किस मिनिस्ट्री के अंदर ये तीनों बॉडीज़ काम करते हैं। तो एनसीएससी और एनसीबीसी ये दोनों मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंदर काम करते हैं, और एनसीएसटी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काम करता है। पावर्स की बात करें तो आप जानते हैं तीनों बॉडीज़ के पास पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट होता है। सिविल कोड का क्या मतलब है? सिविल कोड का पावर होने का क्या मतलब है? सिविल कोड का पावर होने का मतलब ये है कि वो क्या कर सकते हैं, वो किसी को भी समन कर सकते हैं, समन कर सकते हैं किसी भी पार्ट से, पूरे भारत के किसी भी एरिया से किसी को भी समन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कोई भी डॉक्यूमेंट वो मांग सकते हैं, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं।
किससे मांग सकते हैं? किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल से भी मांग सकते हैं और इसके साथ साथ गवर्नमेंट से भी मांग सकते हैं। मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों रिकॉर्ड को ये मांग सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। साथ ही साथ ये एविडेंस एफिडेविट आपसे साइन करवा सकते हैं एविडेंस से रिलेटेड। और इसके अलावा ये कमीशन का भी गठन कर सकते हैं जो कि एग्जामिनेशन करेगा विटनेस का और डॉक्यूमेंट की, उनकी जांच करने के लिए कमीशंस का भी गठन कर सकते हैं ये। और लास्ट में आप देखोगे तो कोई और मैटर अगर प्रेसिडेंट इनको देते हैं तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है। तो सिविल कोड का मतलब ये होता है। अगला देख लेते हैं इन लोग का काम क्या है, क्यों इनको बनाया गया है, क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ के लिए बनाए गए हैं उसी से रिलेटेड काम करेंगे। तो शेड्यूल कास्ट एनसीएससी जो है वो शेड्यूल कास्ट के राइट्स और उनसे रिलेटेड मैटर्स में काम करेगा। कोई कंप्लेंट उनको उससे रिलेटेड मिलती है तो उसकी जांच करेंगे और उसका निपटारा करेंगे। एनसीएसटी एसटीज़ का करेगा और एनसीबीसी बीसीज़ करेगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो एनसीबीसी होता है इसमें सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं। तो इसमें जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा है वो दोनों इसमें होते हैं। इसके अलावा और क्या काम है इसमें, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है एनसीएसटी का काम को आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि इनका जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, ट्राइबल के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उनके एक्सप्लॉयटेशन को रोकना। तो इनका स्पेसिफिक मैंडेट है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी जंगल में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे जो वनस्पति हैं उससे जो भी प्रोड्यूस निकलता है, जैसे देखे होंगे बम्बू हो गया, तेंदू का पत्ता हो गया या शहद हनी हो गया, ये सारी चीज़ों जो निकलती हैं वो सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता है। उनको कंट्रोल करते हैं कि उन पे किसका राइट है, ट्राइबल का राइट्स है कितना है, किसका है, ये सारी चीज़ें। लैंड एलिनिएशन देखते हैं, मीन्स अगर वो किसी भी वजह से कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो या किसी भी वजह से अगर डिस्प्लेस हो रहे हैं अपने लैंड से, तो उससे रिलेटेड प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पेशा मीन्स जो पंचायती राज शेड्यूल्ड एरिया में लगता है कि उसका भी कंट्रोल ये करते हैं कि कितना राइट्स कहाँ लगेगा, ये सारी चीज़ें ये देखते हैं। और इन दोनों का एससी एससी और एनसीबीसी का राइट सिर्फ क्या है, सिर्फ उनका सिविल राइट प्रोटेक्ट करना होता है, इनके लिए कोई स्पेशल मैंडेट नहीं है। और देखिए डेवलपमेंट रोल देखिएगा तो ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एससी का काम करते हैं और ये एसटीज़ का करेंगे, ये बीसीज़ करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये एनसी एसटी जो होते हैं इनका और भी काम है, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन अगर कहीं हो रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो उसको कैसे रोकना है और उसके लिए जो पर्सन वो काम कर रहा है उसको क्या अलग से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ये सारा चीज़ भी ये करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ हुआ, अगर सोशल फॉरेस्ट्री करनी है तो उन सारे मैटर्स को भी ये एनसीएसटी देखता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि चाहे सेंटर हो या फिर स्टेट हो, अगर ये कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, चाहे ओबीसी से हो, तो ये मस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये मस्ट है कि ये इनको क्या करना होगा, इन तीनों बॉडीज से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इनके लिए मस्ट है इनसे कंसल्टेशन करना। तो ये सब हमने कुछ ऊपर ऊपर की चीज़ें देख ली, ये सब सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें इसमें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं जहाँ आपको ट्रैप लगा सकते हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों का यूपीएससी क्वेश्चन में कैसे उपयोग कर सकता है, कैसे वो आपको फंसा सकता है, ये हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के साथ। तो एमसीक्यू जितने हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा और उसका जितना आपने पढ़ रखा है उसके बेसिस पे उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए क्या आप इतना पढ़ने के बाद भी उसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो उस चीज़ पे अधिक फोकस कीजिए और उसको अधिक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एनसीएसटी के बारे में पूछा है। फॉलोइंग स्टेटमेंट देखिए, वाइल इन्वेस्टिगेटिंग अ मैटर द कमीशन हैज़ द पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोड। The Commission can require the discovery and production of document from a private individual but not from a government office. The Commission has power to stay any execution of punishment awarded by lower court to a person belonging to scheduled tribe. कहने का मतलब ये है, अब आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए।
तो चलिए देखते हैं। हमने अभी पढ़ा कि कमीशन के पास क्या होती है, पावर होती है किसकी, सिविल कोर्ट की होती है, क्रिमिनल कोर्ट की नहीं होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिविल कोर्ट का ही पावर होता है उनके पास, क्रिमिनल कोर्ट जैसा कोई पावर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला स्टेटमेंट है कि डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ प्राइवेट इंडिविजुअल बट नॉट फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑफिस। मतलब प्राइवेट से तो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं किसी इंडिविजुअल से, लेकिन गवर्नमेंट से नहीं मांग सकते हैं। ये स्टेटमेंट भी गलत है, हमने अभी देखा इसके बारे में। तीसरा, कमीशन हैज़ पावर टू स्टे एनी एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय लोअर कोर्ट टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू शेड्यूल टाइप। आप ही सोचिए, क्या कमीशन कोई भी कमीशन है, क्या वो किसी भी कोर्ट के डिसीजन को स्टे कर सकता है? कोई भी कमीशन हो तो कोर्ट के डिसीजन को कोई भी स्टे नहीं कर सकता। कोर्ट के डिसीजन को स्टे करना होगा तो लोअर कोर्ट का डिसीजन को स्टे सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है, और हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टे कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट का भी कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ये तीनों स्टेटमेंट आपके हो गए रॉन्ग, क्योंकि न क्रिमिनल कोर्ट है, गवर्नमेंट से भी ले सकता है और स्टे नहीं कर सकता। तो इसमें पूछा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, नन, कोई करेक्ट नहीं है। अगला देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ एनसीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है। एट लीस्ट वन मेंबर ऑफ द कमीशन मस्ट बी अ वुमेन। अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 टर्म्स। अब आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो ये आपको पता ही है कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं, एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ कमीशन मस्ट बी अ वुमेन। ये बात भी सही है। ये 2004 का रूल आया था जब 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुका था, उसमें ये बात कही गई थी। अच्छा, अब आपका ये तीसरा जो है, ये तीसरा स्टेटमेंट जो है, ये ट्रैप का स्टेटमेंट है। इसने दिया कि पर्सन एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मैक्सिमम 3 टर्म। ऐसा कुछ नहीं है, ये 3 टर्म नहीं है। ये 2005 का रूल बना था। 2005 के रूल के हिसाब से मैक्सिमम 2 टर्म होगा। मतलब कोई भी इसमें से मेंबर हो, चेयरपर्सन हो या वाइस चेयरपर्सन हो, ये मैक्सिमम 2 बार ही रीअपॉइंट हो सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं अपॉइंट हो सकते। और ध्यान रखिएगा, इनमें कोई एज वगैरह मेंशन नहीं है कि कितने एज तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। एज का कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है। तो बस ध्यान रखिएगा कि 2 बार हो सकते हैं मैक्सिमम अपॉइंटमेंट। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी ऑप्शन सही है, बट तीसरा हो गया गलत। तीसरा यहाँ से गलत, यहाँ से गलत। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब वाज एस्टेब्लिश्ड बाय 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस was a statutory body until the 102nd constitutional amendment. The National Commission for Scheduled Caste was responsible for investigating matters related to Anglo-Indian community. अब यहाँ पे आप लोग पॉज करके अपना आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं। जाहिर सी बात है, आपको पता है एनसीएसटी 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एनसीबीसी स्टैट्यूटरी बॉडी हुआ करता था पहले, और 102nd से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अब आती है तीसरी स्टेटमेंट, ये है शेड्यूल कास्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मैटर्स रिलेटेड टू एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये बात भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 338 सब क्लॉज 10 ये बोलता है, ये पावर दिया है एनसीएससी को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड भी जांच करेंगे। तो इसमें ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनसीएससी एनसीएसटी। द ट्रांजिशन फ्रॉम अ सिंगल मेंबर स्पेशल ऑफिसर टू अ मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी was effected by 89th Constitutional Amendment Act. Under the 65th Constitutional Amendment Act, the Commission functioned as a 5-member body. Currently, the National Commission for Scheduled Tribe consists of a chairperson, a vice chairperson, and 3 other members. ये कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मैंने अभी अभी आपको पिछले स्लाइड्स में बताया है। ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसको पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट। क्यों?
क्योंकि देखिए सिंगल मेंबर बॉडी से मल्टी मेंबर बॉडी 89 से नहीं हुआ था, मैंने बताया था 65th से हुआ था। 65th से ये 5 मेंबर बॉडी नहीं था, उस समय भी ये 7 मेंबर बॉडी हुआ करता था, तो ये भी गलत है। तीसरा भी सही है, तो ये ऑप्शन ए सही होगा, सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल कमीशन ऑफ एनसीएसटी का फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड अंडर 5th एंड 6th शेड्यूल। फिर इट कैन रिकमेंड मेजर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड फ्रॉम एलिनिएशन। तीसरा है ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रिजर्वेशंस इन सर्विसेज फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसका आंसर आप लोग कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो 5th एंड 6th शेड्यूल से का सेफगार्ड के लिए इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बिल्कुल सही बात है। ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी ठीक है, लेकिन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू रिजर्वेशन इन सर्विसेज फॉर एसटीज, ऐसा कोई काम इनके पास नहीं है। ये सारा मैटर अगर यही देखेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, तो ये ऐसा कोई काम इनका नहीं होता है। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर एंड इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। The chairperson of National Commission of Backward Class is appointed by President under his warrant। ठीक है। Service conditions of members of this commission are determined by the Parliament। अब इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, अब आप उस बेसिस पे भी चाहें तो इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, सर्विस कंडीशन डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, ये मैंने बताया, ये पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करती है। कौन डिसाइड करता है? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन 3 विल बी द रॉन्ग, 3 कट गया यहाँ से। अब देखिए, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये बात सही है, तो सेकंड होगा ही। लेकिन अभी भी आप लोग इस स्टेटमेंट में कंफ्यूज होंगे। अब आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, रिमूव भी वही करेंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर आफ्टर एन इंक्वायरी कंडक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये बात बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट ही उसको रिमूव करेंगे, लेकिन अगला लाइन जो है, ये जो दिया है, ये गलत है। कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है उनके रिमूवल का, किसी भी बेसिस का उनका नहीं मेंशन्ड है। जो मिसबिहेवियर वगैरह लिख करके दिया है, ये बाकी बॉडीज़ का दे दिया है। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, उस बॉडी का दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट का कोई इंक्वायरी वगैरह नहीं होता है, रिमूव करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, 2 ओनली इज़ द करेक्ट। दोस्तों, इन 6 क्वेश्चंस में अब आप सोचिए कि आपने कहाँ-कहाँ गलती की और आपका कितना एनसीएससी या एनसीएसटी या एनसीबीसी तैयार है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूपीएससी आपसे कभी भी उसका स्टैटिक पोर्शन आर्टिकल में आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। उसका काम है आपको उसके फंक्शंस में और क्या-क्या उसका नेचर है, उससे आपको कंफ्यूज करेगा। तो आप लोग आर्टिकल, उसका नेचर और उसका क्या रोल है, ये चीज़ों को एक साथ लिंक करके पढ़िएगा। तो अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कि एससी एसटी या ओबीसी का लिस्ट जो होता है, इसमें इंक्लूजन या एक्सक्लूजन कौन कर सकता है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो से कोई भी फ़ायदा होता है तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।